नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरों को। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत में हाल ही में 17 बच्चों के मौत के मामले में पुलिस ने उस खांसी की दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। यह दवा कोल्ड्रिप सिरप थी, जिसे शेरसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी ने तमिलनाडु में बनाया था। जाँच में पता चला है की इस दवा में एक जहरीला केमिकल डायथिलीन ग्लाइकोल बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ था, जो बच्चों की मौत की बड़ी वजह बनी। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और अब दवा कंपनी के मालिक पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कंपनी से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि यह पता चल सके कि जांच में लापरवाही किस स्तर पर हुई है। भारत के दवा नियामक विभाग ने भी इस फैक्ट्री की दवाइयों की जांच दोबारा शुरू कर दी है और कई नमूने टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। इस घटना के बाद देश भर में दवा निर्माण से जुड़ी कंपनी पर निगरानी और सख्त कर दी है, ताकि आगे कभी भी इस तरह से दर्दनाक गलती न हो सके। और वही देखिए, मध्य प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत में ही बहुत जोर से ठंड का एहसास होने लगा है। राजगढ़ जिले में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जबकि भोपाल और अन्य शहर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं और आकाश की साफ स्थिति के कारण तापमान सामान्य से कम हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लोग सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी महसूस कर रहे हैं और गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और भारी बारिश की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस समय हल्की ठंडक असामान्य नहीं है, लेकिन लोगों को अभी से सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे खास करके छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद मिलेगी। इसके अलावा सुबह और शाम के समय वाहन चलाते समय भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड और कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर जीप मेहरा के 4 ठिकानों पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में 36 लाख रुपए नगद, लगभग 3 करोड़ रुपया का सोना, 17 टीन शहद, 4 लग्जरी कारें और एक रिजॉर्ट और 56 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट का दस्तावेज बरामद हुआ है। मेहरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभागीय ठेकों और निर्माण कार्यों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। लोकायुक्त पुलिस ने नोट गिनने की मशीन भी मंगाई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है। वही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की, जो इस महीने में उनकी दूसरी बार बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार समझौते पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि इन वार्ताओं से काफी अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम तेजी से उठाए जाएंगे, ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। सूत्रों के अनुसार बातचीत में मुख्य रूप से व्यापारिक रुकावटों को कम करने, आयात निर्यात को आसान बनाने, नई टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में यह दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की और कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग ही इस साझेदारी की असली ताकत है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच एक नया व्यापारिक समझौता औपचारिक रूप से घोषित किया जा सकता है, जिससे कारोबार और निवेश के लिए रास्ता खुलेंगे। और देखिए, ट्रंप नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान दावा किया है कि उन्होंने 7 युद्धों को रोका और गाजा इजरायल संघर्ष में 8वां युद्ध विराम समझौता करवाया। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने कई अंतहीन युद्धों को खत्म किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कई संघर्ष अभी भी जारी है और उनकी नीतियों के कारण अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई। कुछ देशों ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया, जैसे माल्टा और इजराइल, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 में उन्हें यह पुरस्कार मिलने की संभावना कम है। इस बयान ने वैश्विक राजनीति में चर्चा पैदा कर दी है और अब देखना होगा कि भविष्य में उनके प्रयास में कितने सफल होते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवाही पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि यह हर भारतीय के लिए बहुत गुस्से वाली बात है और ऐसे कृत्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मोदी ने न्यायाधीश गवाही की शांति और संयम की तारीफ भी की, जो उन्होंने इस घटना के दौरान दिखाई। हमलावर राकेश किशोर को हीरो बताकर सही ठहराने की कोशिश की। किशोर ने मीडिया से कहा है कि उसने यह कदम सनातनी धर्म की रक्षा के लिए उठाया है। उसके पास एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे।
हिंदुस्तान। कुछ राइट विंग यूट्यूबर अजीत भारती ने इस घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि यह शुरुआत है और ऐसे न्यायाधीशों को सड़कों पर भी वही हाल होगा। उन्होंने गवाही की जाति और काबिलियत का मजाक उड़ाया। इस घटना ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की गरिमा पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला गलत बताया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया, जिससे समाज में असहमति और तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नई अमराम मिसाइल देने की खबरों का खंडन किया है। अमेरिकी दूतावास ने 10 अक्टूबर 2025 को साफ किया कि पाकिस्तान को कोई नई अमराम नहीं दी जा रही है। दूतावास के अनुसार 30 सितंबर 2025 को जारी सूचना में केवल रख रखाव और पुर्जों का उल्लेख था, नई मिसाइलों का आपूर्ति का नहीं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है जब कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी दूतावास ने इन रिपोर्ट को गलत बताया है और कहा है कि कोई नई मिसाइलें आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अमेरिकी दूतावास के इस स्पष्टीकरण से पाकिस्तान की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि वह इन दिनों मिसाइलों को अपनी वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मान रहा था। वही देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए इस दिवाली बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस बार दिवाली के 5 दिन पटाखे चलाने और बेचने की अनुमति होगी, यानी अब की बार पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच ने कहा है कि ये अनुमति फिलहाल ट्रायल बेसिस पर दी गई है, ताकि देखा जा सके कि लोग नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि पटाखे बेचने का अधिकार सिर्फ लाइसेंसधारी व्यापारियों का होगा। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही केवल ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। पारंपरिक पटाखों पर भी रोक जारी रहेगी। सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें हर ग्रीन पटाखे पर QR कोड होगा, ताकि यह पहचाना जा सके कि वे असली है या नकली। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर न पड़े, इसलिए यह फैसला संतुलित तरीके से लिया गया है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि पहले भी ग्रीन पटाखों से बहुत फर्क नहीं पड़ा था और कई लोग असली पटाखे को ग्रीन बताकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई थी, लेकिन अब यह मामला फिर से सुना जाएगा ताकि अंतिम फैसला लिया जा सके। सरकार ने कहा है कि आने वाले दिन में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, फैक्ट्रियों की जांच होगी और प्रदूषण की निगरानी के लिए टीम बनाई जाएगी, ताकि दिवाली खुशियों की रहे लेकिन हवा के लिए खतरा न बने। मदुरई से उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज जिसमें 76 यात्री सवार थे, लैंडिंग से ठीक पहले हादसा से बाल बाल बच गया। पायलट ने देखा कि विंडशील्ड यानी फ्रंट का शीशा उस वक्त दरार ले चुका था। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को सूचना दी। ATC की मदद से विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया। यात्रियों को किसी भी तरह से चोट नहीं आई है। विमान को लैंड होने के बाद जाँच के लिए अलग जगह पर ले जाया गया है और वापसी उड़ान को रद्द कर दिया है। विंडशील्ड में दरार कैसे आई इसका अभी तक पता नहीं चला है। यह घटना यह याद दिलाती है कि उड़ान सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और पायलटों की सतर्कता एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक सकती है। मां वैष्णो देवी के प्रसिद्ध मंदिर में इस समय भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। आमतौर पर त्योहार और खास अवसर पर यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते थे, लेकिन हाल ही में प्रतिदिन केवल 8 से 10 हजार लोग ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस गिरावट का असर स्थानीय व्यापार और सेवाओं पर भी पड़ा है। खासकर वे लोग जो घोड़े या पिट्ठू से श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ाते थे, अब काफी हद तक बेरोजगार हो गए हैं। होटल, ढाबे और छोटी दुकानें पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी आय पहले की तुलना में घट गई है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक मंदी, महंगाई और यात्रा के अन्य विकल्पों की वजह से लोग वैष्णो देवी आने में कम उत्साहित हो रहे हैं। कई भक्त ऑनलाइन पूजा या वर्चुअल दर्शन का विकल्प चुन रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए कुछ नए कदम उठाने का विचार करना शुरू कर दिए हैं, ताकि भक्तों की संख्या फिर से बढ़ सके। स्थानीय व्यापारी और घोड़े पिट्टू वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके लिए राहत पैकेज या समर्थन योजना बनाई जाए। इस समय यह सब दिखता है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले भक्तों की संख्या सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि इससे जुड़े व्यापारी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इस घटना से यह साफ हो गया है कि अगर भक्त कम आएंगे तो न सिर्फ मंदिर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, बल्कि आसपास के लोगों की आजीविका पर भी प्रभाव होगा। प्रशासन और स्थानीय समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, ताकि मां वैष्णो देवी के दर्शन फिर से हर श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुखद अनुभव हो सके।
राजस्थान के अलवर जिले से एक युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह युवक गोविंदगढ़ का निवासी भगत सिंह है, जिसे राजस्थान इंटेलिजेंस ने शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया। मंगल सिंह की गतिविधियां अलवर के छावनी क्षेत्र में संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार भगत सिंह को ईर्षा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हरनी ट्रैप में फंसाया था। ईसा ने उसे सहयोग के बदले पैसे देने का लालच दिया और मंगल ने 2 वर्षों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अलवर की महत्वपूर्ण छावनी इलाके और अन्य सामरिक स्थलों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी। इस गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI विभिन्न तरीके से भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटा रही है। यह घटना भारतीय सुरक्षा एजेंसी की सतर्कता और तत्परता को दर्शाती है। गिरफ्तारी के बाद मंगल सिंह से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने और किन लोगों से संपर्क किया और उसकी गतिविधियों में कौन कौन नेटवर्क में शामिल थे। राजस्थान इंटेलिजेंस ने और अन्य सुरक्षा एजेंसी उसके नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी जासूसी न हो। अलवर की यह घटना साबित करती है कि सुरक्षा एजेंसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है और हर संभव प्रयास कर रही है। आगरा में एक चार्टेड अकाउंट को जमीन बेचने के नाम पर 47.5 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है। पीड़ित आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि 18 अगस्त 2025 को 5 लोगों ने उन्हें नोएडा के चूहड़पुर खादर में जमीन दिखाई और उसे बेचने का झांसा दिया। इसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए नगद लिए और बदले में टोकन रसीद दी। 4 सितम्बर को ग्रेटर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों ने उसकी पत्नी के सामने 24 लाख रुपए की राशि की मांग की। इस प्रकार कुल मिलाकर आरोपियों ने 47.5 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित ने समय रहते 50 लाख रुपए के चेक का भुगतान रुकवाया और खाते में दी गई 24 लाख रुपए की राशि को होल्ड करवाया। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। उनके तहरीर पर पुलिस ने मामला को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना यह दर्शाती है कि ठग अब पेशेवर व्यक्तियों को भी निशाना बना रहे हैं, इसलिए किसी भी लेन देन से पहले पूरी जानकारी और सत्यापन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप भी इस तरह से धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो किसी भी संपत्ति या लेन देन से पहले उसकी वैधता की जाँच अवश्य करें। वही देखिए उत्तर प्रदेश, जिसे पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, अब वह विकसित भारत का आधार बन रहा है। रोजगार के बेहतर आंकड़े और निवेश में वृद्धि इसे साफ दिखाते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 282 रोजगार मेलों में लगभग 97,339 युवाओं को नौकरी मिली और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी युवाओं को रोजगार दिया। कानून व्यवस्था, कारोबार के अनुकूल माहौल और बेहतर कनेक्टिविटी ने राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाया। जापान और दुबई जैसी जगहों की कंपनियों ने युवाओं को देश और विदेश में नौकरी के अवसर दिए हैं। अब युवाओं को उनके घर के करीब ही उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह बदलाव उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अक्टूबर 2025 को कहा है कि 1 नवंबर से चीन से सभी आयातित वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिया गया है। ये खनिज अमेरिकी टेक और रक्षा उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। अगर चीन ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ आगामी APEC शिखर सम्मेलन में बैठक रद्द करने का संकेत भी दिया। इस घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक बाजार पर भी असर पड़ेगा। तकनीक और रक्षा उद्योगों को चीन से आने वाले हिस्से पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। यह घटना साफ दिखाती है कि अमेरिका चीन व्यापारिक टकराव अब और गंभीर होने वाला है और भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यही था आज के वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आया है।